इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। मेटाफेज की क्या खास बात है? ये देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, सेंट्रोसोम जो है वो पोल्स पे पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, सेंट्रोसोम जो है वो पोल्स पे पहुंच चुके हैं। मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में ये होगा, क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड्स अलाइन एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स की शक्ल में इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड्स they align at the equator and get attached with the spindle fibers। और वो स्पिंडल फाइबर जो है उससे अटैच हो जाता है। ठीक है, and get attached with the spindle fibers। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो है उससे अटैच हो जाता है। और असल में होता क्या है, तवज्जो दीजिए जरा, क्रोमोसोम सारे के सारे इधर उधर पड़े हुए होते। होता यह है कि स्पिंडल फाइबर जो है वो इसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच होते हैं और इनको पकड़ के खींचते हैं। इनमें खींचातानी होती है। ठीक है, इनमें खींचातानी होती है। इसके रिजल्ट में क्या होता है? इसके रिजल्ट में ना ये इधर जाते हैं, जाते हैं, बल्कि क्या होता है ये चले। तो मेटाफेज की खास बात क्या है? मेटाफेज की खास बात यह है, क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड्स align at equator and get attached with spindle fibers। और वो क्या होती है? वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाती है and get attached with the spindle fibers। और वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, या आपको क्रोमैटिड्स नजर आ रहा है। मेटाफेज के बाद अगला फेज स्टार्ट होगा और वो अगला फेज क्या कहलाएगा? वो अगला फेज कहलाएगा आपके पास एनाफेज। वो अगला फेज कहलाएगा आपके पास क्या? वो अगला फेज कहलाएगा आपके पास एनाफेज। ठीक है, इसमें क्या होगा? एनाफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम दरमियान में से टूट जाए।
ठीक है, दरमियान में से टूट जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम splits into its chromatids at centromere and then they start moving towards the poles, और फिर उसके बाद वो पोल्स की जानिब जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, and then they start moving towards the poles, और फिर उसके बाद वो पोल्स की जानिब मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। and then they start moving towards the poles. Chromosome is split into chromatids at centromere, and then they start moving towards the poles, और वो पोल्स की जानिब मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं चाहूं कि मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूं, बल्कि इसके बदले जो है मैं एक सेंटेंस छोटा सा लिखूं, तो मैं उसके लिए लफ्ज क्या लिखूंगा? मैं उसके लिए लफ्ज लिखूंगा डिसजंक्शन, ठीक है। मैं उसके लिए लफ्ज क्या लिखूंगा? मैं उसके लिए लफ्ज लिखूंगा डिसजंक्शन, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टर्म्ड एज डिसजंक्शन, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिसजंक्शन। ये अपने अपने पोल्स की जानिब मूव करना शुरू हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डिसजंक्शन। अगर मैं चाहूं कि इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस मैं ना लिखूं और मैं आपसे कोई आपसे ये पूछे एनाफेज में क्या होता है, तो आप बताएंगे कि एनाफेज में डिसजंक्शन होता है। ठीक है, दिस इज द फीचर ऑफ व्हाट? दिस इज द फीचर ऑफ डिसजंक्शन, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपके पास? ये कहलाता है डिसजंक्शन। बनाए जरा, देवी बनाए करो, आपका वेट करो, जरा आगे बताओ।
चलें इसके बाद आइए फर्दर। तो यहाँ पर एक दो चीजें आप और देख लें। ये जो आपको स्पिंडल फाइबर नजर आ रहा है इसको कंटिन्यूअस लाइन से भी दिखा सकते हैं और इसको आप ब्रोकन लाइन से भी दिखा सकते हैं, दोनों तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो पोल से पोल तक जा रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पोल से इक्वेटर तक ही जा रहे होते हैं। जो पोल से पोल तक जा रहे होते हैं उनको कहते हैं कंटिन्यूअस फाइबर्स और जो पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे होते हैं वो कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। ठीक है, जो पोल से इक्वेटर तक जा रहे होते हैं वो कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। ठीक है, they are termed as what? They are termed as discontinuous fibers. और ये छोटे छोटे जो फाइबर्स नजर आ रहे हैं ये क्या कहलाती हैं? कहलाती हैं एस्टर फाइबर्स। ठीक है, छोटे छोटे जो आपको फाइबर नजर आ रहे हैं कहलाती हैं एस्टर फाइबर्स। आपके पास कंपास होना चाहिए कि आप प्रॉपर सर्कल बनाएं। ठीक है, आपके पास कंपास होना चाहिए कि आप प्रॉपर सर्कल बनाएं। चलिए इसके बाद आइए फर्दर। एनाफेज के बाद आपसे बात कर रहा हूं टीलोफेज के बारे में। नेक्स्ट टू इट इज going to tell you about telophase। ठीक है, आपसे टीलोफेज के बारे में बात कर रहे हैं। टीलोफेज में क्या होता है? ये देखें, ये क्रोमोसोम जो है ये पोल्स पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, दे आर नाउ एट द पोल्स। ठीक है, दे आर नाउ एट द पोल्स, पोल्स पे पहुंच जा रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाती है। और ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन जो है आपके पास इंडेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन आपके पास इंडेंट होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको एक डिप्रेशन पड़ता हुआ नजर आता है। टीलो कहते हैं एंड को। टीलोफेज होता है रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ठीक है, ये प्रोफेज का रिवर्स होता है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ठीक है, ये प्रोफेज का रिवर्स करा। क्या मतलब? इसमें डिसअपीयरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर हो, स्पिंडल फाइबर इसके अंदर गायब हो जाता है। रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाता है। और साथ ही साथ क्या शुरू हो जाता है? साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस जो है वो शुरू हो जाता है।
चलिए इसके बाद आइए फर्दर। अच्छा और से सुन लें, आप जो सेल डिवीजन देख रहे हैं ये देख रहे हैं आप एनिमल सेल के अंदर। आप इस वक्त जो सेल डिवीजन देख रहे हैं वो सेल डिवीजन है बेटा एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल में बाहर सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती। अब उसमें आपके पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन अंदर धंस जाएगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर धंस जाएगी, और जब सेल मेम्ब्रेन अंदर धंस जाएगी, इंडेंट हो जाएगी, ठीक है, तो अंदर धंसने के बाद अब आपके पास इसे हम कहते हैं सेल फरो मेथड। सेल फरो मेथड के जरिए इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है, सेल फरो मेथड के जरिए इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद जो है आपके पास आपको दो सेल्स मिल जाएंगे। आपको दो सेल मिल गए। इसमें आपको दो दो क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, जितने हम शुरू में लेके चले थे दो क्रोमोसोम लेके चले थे, इसमें आपको दो क्रोमोसोम्स ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपको क्या मिल गया, आपको दो सेल्स मिल गए, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है इस तरीके से आपको जो है वो दो सेल्स मिल गए। तो मेथड आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, सेल फरो मेथड। आपने अभी जो माइटोसिस देखी है, ये माइटोसिस कहलाती है एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। एम्फी का मतलब दो, एस्टर का मतलब स्टार। क्योंकि आपके पास इस माइटोसिस में दो जगह एस्टर फाइबर्स बनते हैं, इसमें दरअसल दो जगह एस्टर फाइबर्स बनते हैं, यानी कि एक इस जगह पे और एक इस जगह पे, तो दो जगह पे एस्टर फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। इस वजह से आपके पास ये माइटोसिस क्या कहलाती है, कहलाती है एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। और इसके अंदर जगह में आप सेल फरो मेथड के जरिए आपको डिवीजन मिलेगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में आपके पास शिगाफ पड़ा हुआ मिलेगा, और इस तरीके से आपको सेल डिवीजन मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेल फरो मेथड। आपने नोट कर, जी बतूल जहरा आप जवाब देंगे मुझे।
अनम्यूट करिए अपने पास से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा एक छोटा सा मुझे बता दोगी? जी कह रहा हूँ एक डिफरेंस मुझे बता दोगी? जी सर। अच्छा बेटा, मुझे आप एस्टर फाइबर्स में, जब तक बाकी लोग बोर्ड पे से कॉपी कर रहे हैं, मुझे एस्टर फाइबर्स में और फाइबर्स में डिफरेंशिएट करवा दें। पहले सोचें, ठीक है? मैंने आप की है, आपके पास डिफरेंस आ गया सर एस्टर फाइबर, आवाज कट रही है। एस्टर आवाज फाइबर्स में और कट रही है। क्या फर्क है? एस्ट्रल फाइबर्स और स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा बताओ। सर गैस लगा दूं कोई? आ तो नहीं रहा। मैंने बेटा, मैंने जिनको अनम्यूट किया है, सर मैंने एक और स्पीकर को अनम्यूट किया है, बेटा आप बता दीजिए जरा। हाँ गैस करो, बताओ जल्दी बताओ। ये थोड़ी लगती है। सर मे बी उनके शेप की वजह से वो स्पिंडल शेप्ड हैं और वो वो स्टार लाइक है। स्पिंडल फाइबर जो स्पिंडल शेप, स्पिंडल कहते हैं नमक पारे को, स्पिंडल कहते हैं नमक पारे को, तो सही है। और वो एस्टर फाइबर्स होते हैं स्टार लाइक, ठीक है? एस्टर फाइबर्स होते हैं स्टार लाइक। दूसरा डिफरेंस बताओ। और ये और बताइए, हैंड रेस करें। जहरा बताइए जरा, हैंड रेस करिए। नहीं बताना चाह रहे, क्यों भाई? जुआ ना जीवा बताइए, अनम्यूट करिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टर फाइबर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स? सर सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, जल्दी से बता दो। सर स्पिंडल फाइबर जो है वो पोल से इक्वेटर तक होता है और एस्ट्रल फाइबर जो होता है वो सिर्फ सेंट्रियोल से इक्वेटर तक पोल तक होता है। नहीं, स्पिंडल फाइबर्स run from pole to pole or pole to equator, और ester fibers are restricted at the poles, ठीक है? वो अपने पोल्स पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आपने बताया, स्पिंडल फाइबर्स आर स्पिंडल शेप एंड एस्टर फाइबर्स आर स्टार लाइक, ठीक है? एस्टर फाइबर स्टार लाइक होते हैं। तीसरा डिफरेंस बताओ। तीसरा डिफरेंस बताओ।
एस्टर फाइबर्स डू नॉट हेल्प इन पुलिंग क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर्स हेल्प इन पुलिंग क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स को पुल करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए आपने इस वक्त जो माइटोसिस देखी है बोर्ड पे, वो माइटोसिस कहलाती है एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। ठीक है, ये कहलाती है एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। एम्फीएस्ट्रल क्यों? क्योंकि इसमें दो पोल्स पे एस्टर फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए कहलाती है एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। एनिमल सेल में चूंकि सेंट्रोसोम्स होते हैं, एनिमल सेल में असल में सेंट्रोसोम्स मौजूद होते हैं। सेंट्रोसोम्स मौजूद होने की वजह से ये क्या कहलाती है? कहलाती है एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। ठीक है, मैंने अभी इनसे डिफरेंस पूछा है कि एस्टर फाइबर्स में और स्पिंडल फाइबर्स में क्या फर्क है। तो डिफरेंसेस आपके पास बहुत सारे बनेंगे, तो हम कायदा बना लीजिए। एस्टर फाइबर्स और स्पिंडल फाइबर्स। एस्टर फाइबर्स होते हैं स्टार लाइक, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं स्पिंडल शेप। एस्टर फाइबर्स restricted at poles। ठीक है, ये अपने पोल्स पे रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड एट पोल्स। स्पिंडल फाइबर्स की खास बात क्या है? रन फ्रॉम पोल टू पोल और पोल टू इक्वेटर। ये पोल से पोल की जानिब रन करते हैं या पोल से इक्वेटर की जानिब रन करते हैं। तीसरा डिफरेंस, do not help in pulling chromosomes। Help in pulling chromosomes। क्रोमोसोम्स की जो पुलिंग है उसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, हेल्प इन पुलिंग क्रोमोसोम्स। चौथा डिफरेंस क्या है? अराइज अर्ली, ये जल्दी निकलते हैं। अराइज लेट, एस्टर फाइबर जल्दी निकलते हैं और स्पिंडल फाइबर देर से निकलते हैं। कभी एग्जाम में ये डिफरेंस बेटा लिखने के लिए आया नहीं है। ठीक है, कभी एग्जाम में ये डिफरेंस लिखने के लिए आया नहीं है, लेकिन आप कोई डिफरेंस करके चीज करते हैं तो आपको वो चीज करना आ जाता है। ठीक है, वो चीज आपको अच्छी करना आ जाता है। चलें, ठीक है, इसके बाद आइए लेकिन आपने पढ़ ली है एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। अच्छा, एक लफ्ज यहां पे सुन लीजिएगा, माइटोटिक अपैरेटस। माइटोटिक अपैरेटस किसे कहते हैं? ये जो आपके पास सेंट्रोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है, ये जो सेंट्रोसोम्स मौजूद हैं और ये जो इससे निकलने वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये दरअसल कंस्टिट्यूट करते हैं माइटोटिक अपैरेटस।
ठीक है। सेंट्रोसोम और उससे निकलने वाले जो फाइबर्स हैं ये कराते हैं आपके पास माइटोटिक अपैरेटस। तो सेंट्रोसोम with its fibers constitute the mitotic apparatus। ठीक है, सेंट्रोसोम के साथ उसके जो फाइबर्स होते हैं वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, वो कंस्टिट्यूट करते हैं आपके पास माइटोटिक अपैरेटस। अच्छा, बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने यहाँ पे से किसी से पूछा था कि न्यूक्लियर माइटोसिस किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियर माइटोसिस में आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होता। आप यहाँ भी जो आपने माइटोसिस सीखी है इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन उसमें आपके पास क्या होता है, उसमें आपके पास न्यूक्लियर माइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होता। इसमें न्यूक्लियर आम माइटोसिस में इसे जो आप एम्फिएस्ट्रल माइटोसिस देखिए या आगे और देखेंगे इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। इसको किसी किताब में साइटोप्लाज्मिक माइटोसिस तो नहीं कहा गया, लेकिन इसको आप साइटोप्लाज्मिक माइटोसिस कह सकते हैं क्योंकि तमाम जेनेटिक मटेरियल दरअसल साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। नोट करना है तो बोर्ड पे से नोट कर लें आप जल्दी से। चलें, इसके बाद ये आपकी बात हो गई एनिमल सेल माइटोसिस की। ठीक है जी, सवाल करें सर। हेलो सर, जी, आवाज आ बोलिए। रही है? बिल्कुल आ रही है। सर, वो जो आपने एम्फिएस्ट्रल माइटोसिस बताया सर, वो कैरियोकाइनेसिस में होती है या फिर साइटोकाइनेसिस में? वो एक बार रिपीट कर दें प्लीज। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों ही एम्फिएस्ट्रल माइटोसिस का हिस्सा हैं। ठीक है, जी जी। सुनिए आप एम्फिएस्ट्रोसिस है ना, माइटोसिस के दोनों है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, वो अच्छा अलग अच्छा सर। ओके ओके सर, थैंक यू। सवाल करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सवाल करिए। सर, वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं कह रही थी कि जो आपने रेफरेंसेस में लिखवाए हैं एस्टर और स्पिंडल फाइबर्स के, उनमें हम ये भी तो लिख सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वो सेंट्रोमेयर से अराइज होते हैं और वो एस्टर फाइबर सेंट्रोमेयर से अराइज नहीं होते। क्यों? स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर से अराइज नहीं होते क्या?
सर स्पिंडल फाइबर्स एस्ट्रोमेयर से स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर से अराइज होते हैं लेकिन एस्टर फाइबर्स नहीं होते, तो हम ये भी तो डिफरेंस में लिख सकते हैं ना? सही कहा आपने, दोनों ही आपके पास सेंट्रियोल से राइज होते हैं। Okay. आपकी बात ध्यान में आई भी कैसे, दोनों ही सेंट्रियोल से राइज होते हैं। चलें नेक्स्ट, हाँ जवाब दे, सवाल करिए भाई। सर आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, आप बेफिक्र रहें। सर मैं पिछली क्लासेस से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो क्रोमोनीमा बताया था, क्रोमोनीमा में आपने बताया था कि जो है डॉट्स होते हैं जिसको हम क्रोमोमेयर्स कहते हैं, और जो लाइन होती है उसको डीएनए कहते हैं, सही है? अब जो है क्या बोलते हैं इसमें न्यूक्लियोसोम्स कहाँ होते हैं सर, ये कंफ्यूजन आ रही है। हाँ बेटा, जो क्रोमोमेयर्स होते हैं उनमें कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। जो बड़े होते हैं उतने बड़े होते हैं कि वो 8 छोटे दानों से मिलके बनते हैं, तो वो जो 8 छोटे दानों से मिलने वाले क्रोमोमेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो 8 क्रोमोमेयर्स मिला के न्यूक्लियोसोम बनाते हैं जो कि डीएनए के जो कि क्रोमोनीमा के अंदर ही पाए जाते हैं। 8 छोटे क्रोमोमेयर्स या 8 छोटे हिस्टोन्स मिलकर एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो वो भी क्रोमोनीमा के अंदर ही होते हैं ना न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्रोमोनीमा के अंदर ही, बिल्कुल सही है। और सर क्रोमोनीमा और क्रोमैटिन अलग अलग चीजें हैं। क्या क्या चीज? क्रोमोनीमा और क्रोमैटिन। क्रोमोनीमा और क्रोमैटिन, देखो क्रोमैटिन का मतलब क्रोमोनीमा भी हो सकता है, क्रोमोसोम भी हो सकता है, लेकिन क्रोमोनीमा का मतलब अनकॉइल्ड, ठीक है? क्रोमैटिन का मतलब अनकॉइल्ड दोनों हो सकते हैं, और क्रोमोनीमा हमेशा अनकॉइल्ड क्रोमैटिन हो गया। आवाज आई आपको मेरी? नहीं सर, आवाज बहुत कट रही है सर आपकी। बेटा मुझे आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है और दूसरे स्टूडेंट्स की आवाज भी मुझे बिल्कुल परफेक्ट आ रही थी। दोबारा सुन लें, क्रोमैटिन बेटा कॉइल भी हो सकता है, अनकॉइल भी हो सकता है। अगर कॉइल क्रोमैटिन होता है तो उसको क्रोमोसोम कहते हैं, अनकॉइल क्रोमैटिन होता है तो उसको हम क्रोमोनीमा का नाम देते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू, आवाज आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना था कि आपने जो डिफरेंसेस लिखवाए हैं उसमें आपने हमें स्पिंडल फाइबर का फंक्शन तो बताया है कि वो हेल्प करते हैं पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स में, मगर आपने एस्टर फाइबर का कोई ऐसा फंक्शन नहीं बताया, तो आप वो बता सकते हैं कि एस्टर फाइबर का फंक्शन क्या होता है? बेटा कोई भी फंक्शन नहीं होता, कोई भी फंक्शन नहीं उसका? कोई भी फंक्शन नहीं होता। अगर कहीं कैंसर सेल्स डिवाइड होते हैं ना, तो कैंसर सेल्स की डायग्नोसिस में रोल प्ले करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि पैथोलॉजी लैब में कैंसर सेल्स की डायग्नोसिस में रोल प्ले, ठीक है? कैंसर सेल्स की डायग्नोसिस में रोल प्ले करते हैं कौन? कैंसर सेल्स की डायग्नोसिस में रोल प्ले करते हैं आपके पास एस्टर फाइबर्स। जी सवाल करिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि सर आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोगों ने प्रो फेज जिस तरह अर्ली फेज है, इधर हमने उस सेंट्रोसोम का है और आगे जाके हम एस्टर फाइबर्स कह रहे हैं, तो क्या सेंट्रोसोम और एस्टर फाइबर में कोई डिफरेंस है? हमने तो नहीं कहा, हमने तो शुरू में ही उसको सेंट्रोसोम की बात की, और सेंट्रोसोम से जो निकलने वाले धागे थे हमने उसको एस्टर फाइबर्स का ही नाम दिया था। जो सेंट्रोसोम से सेंट्रोसोम बीच में उससे निकलने वाले छोटे छोटे फाइबर्स एस्टर फाइबर्स कहलाते हैं। अच्छा ठीक सर, थैंक यू। बेटा मैं आपके सवाल इंशाल्लाह मजीद और लूंगा, मेरी इसी वक्त कंटिन्यू है नेक्स्ट क्लास में। अगर कल शुरू के लेक्चर में आपसे पूछ लूंगा, ठीक है, कि सवाल और किसी ने करना है। ओके, थैंक यू सो मच।